चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब बताइए क्या होगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड है। कौन सा खगोलीय पिंड है ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं। खगोलीय पिंड की बात की गई है, इसमें सभी आकाशीय पिंड आपके शामिल होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड सब शामिल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सूर्य जो है, अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। ऐसा कहने वाले कौन थे? कॉपरनिकस थे। कौन थे? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस का क्या कहना था? कॉपरनिकस का क्या कहना था? तो इनका कहना था कि सूर्य जो है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, केंद्र में स्थित है। ठीक है, ऐसा कॉपरनिकस का कहना था। अच्छा, पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सारा ग्रह उसका चक्कर लगा रहा है, ऐसा कहने वाले कौन थे? टॉलमी। तो ये दोनों याद रखना है और दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है। कौन केंद्र में है? पृथ्वी केंद्र में है और अन्य जो ग्रह या उपग्रह जो भी है, अन्य पिंड जो है इसकी चक्कर लगाता है। ये कहने वाले कौन थे? टॉलमी थे। कौन थे? टॉलमी थे। हमारे सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? हमारे सौरमंडल का निर्माण आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल का जो निर्माण है ये कब हुआ था? आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ था। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 112, हमारे सौरमंडल में किन ग्रह के पास एक भी चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है ये बताना है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो दो है, बुध है और शुक्र है। बुध और शुक्र है। ठीक है, बुध है और शुक्र है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह है। कितना है? 146 है। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास है। कितना? 146 है। ठीक है, यूरेनस की बात करें तो इसके पास 27 है। यूरेनस के पास कितना है? 27 है। 27। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बुध और शुक्र। बृहस्पति के पास 95 है, सर्वाधिक शनि के पास है 146, बुध और शुक्र के पास नहीं है। पृथ्वी के पास 1 है। पृथ्वी के पास कितना है? पृथ्वी के पास 1 है उपग्रह। ठीक है, उसके बाद मंगल के पास 2 है। मंगल के पास 2 है। कौन कौन है? फोबोस और डिमोस है। फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह है मंगल के पास। ठीक है, फोमोस और डिमोस। चलिए, बृहस्पति के पास भी लिख लीजिए, 95 है। बृहस्पति जिन्हें पीला ग्रह कहा जाता है, इनके पास कितना? 95 है। तो आंसर क्या हुआ आपका? सी सही आंसर हो गया, सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। दूसरा कथन आपका ये है। कोड के माध्यम से आपको आंसर देना है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, प्रमुख यामोत्तर जिसे कि हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, टाइम जोन का निर्धारण आपका यहीं से होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं। देशांतर किसको कहते हैं, अक्षांश किसको कहते हैं, ये तो अब तक बहुत अच्छे से आपको पता हो गया होगा। ठीक है, टाइम जोन का निर्धारण यहीं से आपका होता है। टाइम जोन का निर्धारण यहीं से होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। और अगर उत्तर और दक्षिण की बात करता है तो अक्षांश उसे विभक्त करता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश है जो कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करता है। वही ये रेखा जो है उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, यही रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। यही क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है और ये अक्षांश कहलाती है। ठीक है, ये आपकी अक्षांश रेखा हो जाएगी।
180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर है, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, अक्षांश और देशांतर का जो जाल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ग्रिड कहते हैं, ये भी आपको पता है। 180 डिग्री यामोत्तर की बात करें तो कहां से ये गुजरता है, प्रशांत महासागर से। 180 डिग्री यामोत्तर कहां से, प्रशांत महासागर से गुजरता है, प्रशांत महासागर से गुजरता है, प्रशांत महासागर से। और प्रमुख यामोत्तर कहां से गुजरता है, इंग्लैंड से। कहां से, इंग्लैंड से, यूके से गुजरता है। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर आपका क्या हो गया, दोनों कथन सही है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं, ये बताना है। रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है, ये बताना है। रूढ़ प्रतीक बताइए क्या हो जाएगा आंसर। मानचित्र की बात करें, मानचित्र की बात करें तो इसके 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक, 3 घटक होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन होता है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये 3 घटक मानचित्र के होते हैं। अच्छा, रूढ़ प्रतीक किसके लिए, रूढ़ प्रतीक जिन प्रतीक का उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, राष्ट्रीय स्तर पे सहमति हो, प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाए। तो जहां पे अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो वहां रूढ़ प्रतीक होगा, उसे ही रूढ़ प्रतीक कहा जाएगा। इकोनॉमिक्स का भी लगेगा, टेंशन ना ले, लग जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, रूढ़ प्रतीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 115। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं, यह बताना है। पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहां मिलते हैं, यह बताना है। चलिए, तो ये पनामा जो है, पनामा जब आप पूरा अमेरिका का मैप देखेंगे, अमेरिका महाद्वीप का पूरा मैप देखेंगे, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला कौन होता है, पनामा होता है। कौन जोड़ने वाला, पनामा होता है। ठीक है, अच्छा, ये किसको किसको अलग करता है, किसको पनामा नहर अलग करता है, तो प्रशांत और अटलांटिक को अलग करता है। ये भी लिख लीजिए, किसको अलग करेगा, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को अलग करेगा, अटलांटिक महासागर को ये अलग करेगा। जोड़ेगा किसको किसको, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ेगा। ठीक है, प्रशांत और अटलांटिक को अलग करेगा। तो आंसर क्या हुआ 135 का, ए सही आंसर हो गया। ए बिल्कुल ए सही आंसर है, जो भी ए कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है, यह बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, यह बताना है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण में सही क्रम, हिमालय जो 3 मुख्य समानांतर श्रेणी में बटा हुआ है, बताना है। चलिए, अगर हिमालय की बात करें तो देखिए कैसे बटा हुआ है। ये 3 मुख्य श्रेणी है, ये आपका 3 मुख्य श्रेणी हो जाएगा। और इधर वाला हिस्सा आपका ट्रांस हिमालय हो जाएगा। कौन सा, ट्रांस हिमालय। ये हो गया बृहत या सर्वोच्च हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक, जो कि हिमालय का सबसे नवीनतम प्रदेश है, सबसे निचला हिस्सा है। ये हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है, शिवालिक। ठीक है, चलिए अब कैसे कैसे ये अलग होगा, अभी जरूरत था। चलिए कैसे कैसे अलग होगा, ट्रांस हिमालय बृहत से कैसे अलग होगा, बृहत जो है वो मध्य से कैसे अलग होगा, और मध्य आपका शिवालिक से कैसे अलग होगा।
चलिए देखते हैं। ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से जो अलग होगा वो इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होगा। इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होगा। ठीक है, बृहत और मध्य जो अलग होगा ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होगा। मध्य और शिवालिक जो अलग होगा मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा अलग होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इंडो सांगपो सचर जोन जो ट्रांस हिमालय और बृहत को अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो बृहत और मध्य को अलग करता है। ठीक है, और मेन बाउंड्री फॉल्ट जो मध्य और शिवालिक को अलग करता है। तो अब उत्तर से दक्षिण में आप सही क्रम में बताइए कौन कौन सा है। सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर में बृहत यानी ग्रेटर। ठीक है, उसके बाद मिडिल यानी पहले आपका बृहत होगा, ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद बृहत के बाद मध्य के बाद शिवालिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पहले बृहत है, फिर मध्य है, फिर शिवालिक हिमालय है। अच्छा, बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है ये बताना है। बृहत हिमालय में जितने भी ऊंचे ऊंचे आपके पर्वत हैं, चोटी हैं, वो सभी कहाँ? बृहत हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। लगभग कितनी? औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। बृहत हिमालय की बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर, औसत ऊंचाई। ठीक है, 6000 मीटर हो जाएगी। चलिए आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। घास का मैदान दिया हुआ है और जगह दिया हुआ है। हाँ बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 117। ज्योग्राफी ही तो हो रहा है बलराम, ज्योग्राफी ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 117, चलिए देखते हैं। सेलवास कहां पे? अमेजन नदी द्रोणी के विषुवती वर्षा वन में। लानोस कहां पे? ओरिनिको नदी द्रोणी घास का मैदान। ग्रांड चाको उत्तरी अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना के मध्य भाग में। हाँ चलिए देखिए, सेलवास जो है ये आपका अमेजन नदी घाटी में। ठीक है, अमेजन नदी घाटी में। लानोस वेनेजुएला में पड़ता है। लानोस आपका वेनेजुएला में पड़ता है, जो कि ओरोनिको नदी द्रोणी के पास हो जाएगा। ओरोनिको नदी द्रोणी के पास आपका हो जाएगा बी का 2। ग्रांड चाको आपका उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे। ठीक है, और पंपास अर्जेंटीना। पंपास कहां पे? अर्जेंटीना में हो जाएगा। ए का क्या हुआ? 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी घास का मैदान है, जैसे पटाना कहां पे? श्रीलंका। पटाना कहां? श्रीलंका में। पार्कलैंड कहां? ऑस्ट्रेलिया में। पार्कलैंड कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स भी कहां? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कैंटवरी कहां पे? न्यूजीलैंड में। कैंटवरी कहां? कैंटवरी न्यूजीलैंड में। ठीक है, सवाना कहां है? सवाना सबको पता है, अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में स्थित है, सहारा मरुस्थल। चलिए पोक्टाज हंगरी लिख लीजिए, वो भी पोक्टाज हंगरी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, 4 2 3 1, 4 2 3 1 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। यानी आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर इसका हो गया, बी। 40 MCQ ज्योग्राफी क्लास। देखिए वो जो चलता है आपका स्पेशल अलग अलग, वो मंडे टू फ्राइडे चलता है। सैटरडे और संडे आपका कॉमन पेपर चलता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों होता है। ठीक है, तीनों होता है। तो पॉलिटी तो हो गया, अभी ज्योग्राफी चल रहा है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अच्छा इसका आंसर हो गया, हाँ आंसर बी। कौन सा कथन सत्य है?
3 कथन दिया हुआ है, बताइए कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। क्वेश्चन नंबर 118। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तरफ सभी वस्तु को आकर्षित करती है और मतलब अपने तरफ खींच के रखती है, ठीक है। इसी बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर सभी चक्कर भी लगाते रहता है। दूसरा है, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है, वायुमंडल में अगर परिवर्तन होगा तो मौसम और जलवायु दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, दोनों इफेक्टिव होगा, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है, पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैव मंडल में पादप और जीव जंतु दोनों आते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो तीनों का तीनों कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अच्छा, वायुमंडल में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस। क्या है, ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस जो है ये मुख्यतः प्रभावित करती है, ठीक है, मुख्यतः प्रभावित करती है। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक है, मीथेन है, जलवाष्प है, ये सब कौन सा गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया, डी। क्लियर है, हाँ सबका आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। बताइए क्या होगा, किन कारक पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। वृद्धि किस पर निर्भर करता है, वृद्धि किस पे निर्भर करता है। देखिए, तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई, वन्यजीव। वन्यजीव से वनस्पति की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन तापमान से पड़ेगा, नमी से पड़ेगा, मिट्टी की परत की मोटाई से पड़ेगा, ठीक है, वर्षा से पड़ेगा, सूर्य से पड़ेगा, जलवायु, जलवायु से पड़ेगा, इस सभी से पड़ता है, ठीक है। जलवायु, तापमान, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई, वर्षा, वर्षा, सूर्य, सूर्य, ठीक है, और उसके बाद पोषक तत्व जो होते हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सब का प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। वन्यजीव तो होगा नहीं, 1 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो 119 का क्या हुआ, सी सही आंसर हुआ, सी। बिल्कुल, अर्चना, अमित बिल्कुल सही है, अरविंद बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 120। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, ये बताना है। यहाँ पे फिर से घास का आ गया, बताइए क्या हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भाग में सवाना, डाउन्स, पेरीज, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। डाउन्स हम आपको बताए, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताए हैं। डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। सवाना कहाँ है, सहारा मरुस्थल में है, बताए है ना। और पेरिज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर से लिख लीजिए, उत्तरी अफ्रीका में आपका जो सवाना मरुस्थल है वहां पे, सहारा मरुस्थल है वहां पे सवाना घास का मैदान, सवाना नहीं सवाना हो जाएगा। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में तो बता ही दिए हैं, अब इसमें क्या ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। देश और उसकी राजधानी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये बताना है। नॉर्वे, ओस्लो, स्वीडन, वार्सा, डेनमार्क, कोपेनहेगन, एक से अधिक, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, देश और राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा। चलिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। स्वीडन जो है इसकी राजधानी की बात करें तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, कहाँ है, स्टॉकहोम हो जाएगी, ठीक है। और वार्सा कहाँ की राजधानी है, पोलैंड की, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम, ठीक है। चलिए, और वार्सा
कहाँ की राजधानी है? तो ये पोलैंड की राजधानी है। कहाँ की? पोलैंड की राजधानी वारसा है। डेनमार्क कोपेनहेगन, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको मुद्रा भी याद होना चाहिए, मुद्रा भी याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा मुद्रा? क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है, स्वीडन की मुद्रा क्रोन है, ओस्लो की मुद्रा क्रोन है, ठीक है। लेकिन पोलैंड की मुद्रा जो है ये जलौती है। क्या है? जलौती पोलैंड की मुद्रा है, जलौती, ठीक है। इसको याद रखेंगे, पोलैंड की मुद्रा जलौती हो जाएगी, जलौती, ठीक है। बाकी ओस्लो यहाँ की मुद्रा क्या? क्रोन, क्रोन है। डेनमार्क की मुद्रा क्या? डेनमार्क की मुद्रा भी क्रोन, और स्टॉकहोम यानी स्वीडन की मुद्रा भी क्रोन हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो आंसर आपका क्या होगा? कौन सा गलत है ये पूछ रहा है ना, तो स्वीडन कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्वीडन वारसा सही सम्मिलित नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 122, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, चलिए देखते हैं। सेरिकल्चर, रेशम के कीट का पालन करना ही क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन पीसीकल्चर कहलाता है। विटिकल्चर, अंगूर की खेती विटिकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी जिसमें कि सब्जी, फूल और फलों की खेती की जाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो ए का क्या हुआ? 4, ए का 4, बी का 3, सी का 2, बी का 3, सी का 2, डी का 1, डी का 1, यानी 4 3 2 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर होता है जिसमें फल का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर में आपका फूल का उत्पादन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इसमें किसका उत्पादन किया जाएगा? फूल का उत्पादन किया जाएगा, फूल का, ठीक है। चलिए, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में क्या होगा? केचुआ का, वर्मी कल्चर में, वर्मी कल्चर, इसमें केचुआ का उत्पादन। अलोरी कल्चर, अलोरी कल्चर, अलोरी कल्चर में सब्जी का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन। एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर में क्या हो जाएगा? एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी पालन हो जाएगा, मधुमक्खी पालन, ठीक है। ये सब भी याद रखेंगे। बाकी आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 123, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है ये बताना है। प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, ठीक है, होगा तो यही। आगे, प्राकृतिक विशेषता के कारण किसी जगह पर लोगों का अधिक बसाव, स्त्री और पुरुष की जनसंख्या के बीच का अंतर नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर ही प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता ठीक है। इसके अलावा आपका एक होता है 10 के वृद्धि दर। कौन सा होता है? एक आपका होता है 10 के वृद्धि दर। कौन सा? 10 के वृद्धि दर। 10 के वृद्धि दर में क्या होता है? 10 वर्ष में जो वृद्धि हुआ है, 10 वर्ष में जो वृद्धि हुआ है, 10 वर्षों में वृद्धि, 10 वर्षों में जो वृद्धि हुआ है बटे यानी कि उसको हम भाग देंगे जो जनसंख्या है पूर्व की, ठीक है। यानी जो 10 साल पहले जनसंख्या थी, 10 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी, पूर्व जनसंख्या से भाग देंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे। तो ये क्या निकलेगा? 10 की वृद्धि दर निकलेगा। क्या? 10 की वृद्धि दर निकल जाएगा, 10 की वृद्धि दर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह स्टेटमेंट के रूप में ये सब आपका पूछा जाता है। लिंगानुपात कैसे निकालेंगे? लिंगानुपात निकालने के लिए जितनी स्त्री की संख्या है, स्त्री की संख्या को पुरुष की संख्या से भाग देकर उसके बाद 1000 से गुना करेंगे। ये भी लिख लीजिए। लिंगानुपात, लिंगा अनुपात, स्त्री की जो संख्या है, स्त्री की संख्या उसको पुरुष के कुल संख्या से भाग देकर 1000 से गुना कर देंगे तो निकलेगा आपका लिंगानुपात। बाकी इसका आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 124। 124, माउंट अराराट की ग्रंथि के विषय में कौन सा कथन सही है?
बताइए, माउंट अराराट, माउंट अराराट बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, माउंट अराराट आपका तुर्की में स्थित, तुर्की का सबसे ऊंचा चोटी, तुर्की का सबसे ऊंचा चोटी आपका माउंट अराराट हो जाएगा, माउंट अराराट हो जाएगा, जो कि एल्ब्रूज पर्वत और जैग्रोस पर्वत श्रेणी वहां आकर मिलती है, उसके बीच का जो एरिया है वही आपका माउंट अराराट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन यह ग्रंथि एल्ब्रूज और जैग्रोस पर्वत को अलग करती है, ये बात गलत है। जहां पे आकर मिलती है वहीं पर माउंट अराराट है। ठीक है, बाकी ये दोनों आपका अलग अलग देश में फैला हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, यही पूछा है ना, तो केवल और केवल एक सही है, केवल और केवल एक आपका सही हो जाएगा, एक। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 125, पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। मिथाल क्षेत्र किसके लिए, प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये पाकिस्तान का आपका एक सुई गैस क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। ठीक है, सुई गैस क्षेत्र, ये सुई प्राकृतिक गैस क्षेत्र, ठीक है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस है। सुई गैस क्षेत्र, सुई गैस क्षेत्र ये प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा क्षेत्र है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा क्षेत्र है पाकिस्तान का। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। चलिए आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 126, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये हम कल या परसों की क्लास में भी आपको बताए हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हिमालय को अगर नदी के हिसाब से हम बांटे, नदी के आधार पे बांटे, तो 4 हिमालय बनता है। कौन कौन, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब वाला हिस्सा पंजाब हिमालय में आएगा, उत्तराखंड वाला हिस्सा आपका ये कुमायूं में आएगा, नेपाल वाला हिस्सा नेपाल हिमालय में और असम वाला हिस्सा असम हिमालय में आएगा। ये बटा कैसे कैसे है, ये बटा कैसे कैसे है, ये देखिए कौन कौन है। पहले आपका पंजाब हिमालय है, फिर कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और फिर आपका असम हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे मानचित्र नहीं है इसीलिए हम इसी पर बता देते हैं, बाकी हम आपको मानचित्र पे कई बार बता चुके हैं। पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, ठीक है, यहां से सिंधु और यहाँ पे सतलज नदी, ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच, सतलज और काली के बीच, सतलज और काली, ये कौन सी नदी, ये काली नदी, सतलज और काली के बीच कुमायूं, काली और तिस्ता, काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। ठीक है, बाकी मैप में आप और अच्छे से समझेंगे, मैप है नहीं इसीलिए हम ऐसे अभी आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अब मिलाइए क्या हो जाएगा। पंजाब कहाँ, सिंधु सतलज के बीच में है, ए का हुआ 4, कुमायूं आपका देखिए सतलज और काली के बीच में, बी का हुआ 3, नेपाल काली और तिस्ता नदी के बीच में, सी का हुआ 2, असम तिस्ता और दिहांग के बीच में, डी का हुआ 1, यानी 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1, तो किस में है 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, हाँ सी बिल्कुल, अर्चना मुकेश बिल्कुल सी, अमित गौड़ी, ठीक है, सी सही आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 127, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, इसको तो कई बार हम डिस्कशन में ही आपको बता चुके हैं, बताइए। चलिए देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, अनाई मोदी हो जाएगा। अनाई मोदी की बात करें तो ये किस पहाड़ी पर है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित है अनाई मोदी, जो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
याद नहीं होता है। चलिए, उसके बाद आपका दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा दक्षिण भारत का? दोदा बेटा। कौन सा? दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। दोदा बेटा की बात करें तो ये जो आपका दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। इधर इधर आपका कौन सा? पश्चिमी घाट है। इधर कौन सा? पश्चिमी घाट है, और इधर कौन सा है? पूर्वी घाट है। ये दोनों यहाँ पे मिलता है, और यही हिस्सा क्या कहलाता है? नीलगिरी कहलाता है। यहीं पे क्या है? नीलगिरी क्षेत्र है। नीलगिरी क्षेत्र है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यही दोदा बेटा जो है पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहीं पे आपको अन्नामलाई की पहाड़ी, यहीं पे कार्डमम की पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी भी यहीं पर मिलेगा। इलायची की पहाड़ी भी यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। दोदा बेटा हो गया। चलिए, तो पहला कौन है? अनाईमुदी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर है। दूसरा दोदा बेटा है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत, पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुदी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मैप से क्लियर कर दे। मैप है नहीं, हम आपको फिर से ये बता देते हैं, बना के फिर से बता देते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत का अगर आप देखेंगे हिस्सा, दक्षिण भारत का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आता है ना। फिर यहाँ पे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा हो जाता है दक्षिण भारत। यही प्रायद्वीपीय एरिया कहलाता है। इसमें अगर हम देखेंगे इस साइड वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपका होता है पश्चिमी घाट, और इधर पूर्वी घाट होता है, जो कई हिस्सों में टूटा हुआ है, ठीक है। ये दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलती है, वही क्या कहलाता है? नीलगिरी क्षेत्र कहलाता है। नीलगिरी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी क्षेत्र है, और इसी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? अब क्लियर हो जाना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 128। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है, ये बताना है। जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से जनवरी, जनवरी से जून, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो न्यूनतम की बात की गई है, न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून में होता है। कब? जनवरी से जून में होता है। अच्छा, अधिकतम कब होता है? अधिकतम सितंबर अक्टूबर में होता है। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। कब? सितंबर अक्टूबर में अधिकतम जल प्रवाह होता है, ठीक है। बाकी गंगा की लंबाई कुल कितनी है? कुल 2525 है। कुल लंबाई कितनी? 2525 कुल लंबाई है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऐसे हम गंगोत्री कह सकते हैं, लेकिन किन दो धारा का नाम है? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित धारा जब कहा? देवप्रयाग में मिलता है। देवप्रयाग में मिलता है तो नाम क्या पड़ता है? गंगा नाम पड़ता है। गंगा नाम पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? बाकी एक क्वेश्चन आपका और, कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो 128 का क्या हो गया? सी सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। भारत का पहला जैव मंडल निश्चय, कल ही बताए हैं, भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन सा हो जाएगा? भागीरथी और अलकनंदा बिल्कुल सही है। भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन सा हो जाएगा? चलिए, पंचमढ़ी, मानस, नीलगिरी होगा। कौन सा है पहला? नीलगिरी है। भारत इसमें जैव मंडल निश्चय में कब शामिल होता है? 1986 में शामिल होता है, और 1986 में ही पहला जैव मंडल निश्चय नीलगिरी को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में फैला हुआ है, और उसके साथ ही केरल में फैला हुआ है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, 3 राज्यों में नीलगिरी फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ जो मुख्य रूप से मिलती है ताहर, नीलगिरी ताहर, यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाने वाला पशु है नीलगिरी ताहर, ठीक है। नीलगिरी ताहर मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती है।
सबसे बड़ा कौन सा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कच्छ का रण जो है, कच्छ का रण जो गुजरात में पड़ता है, ये सबसे बड़ा है कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पे? गुजरात में, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा, सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा जो है वो आपका डिब्रू सोखाबा हो जाएगा, जो असम में है, ठीक है। असम का डिब्रू सोखाबा, डिब्रू साइखोवा, ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा। सॉरी, कहां पे है? असम में, साइखोवा असम में स्थित है। चलिए, आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 130। लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण क्या है? लाल मृदा का लाल रंग क्या है होने का कारण? तो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से लाल मृदा का लाल रंग होता है। और लाल मृदा ही जलयोजित रूप में कैसी दिखाई देती है? लाल मृदा जलयोजित रूप में पीली दिखाई देती है। जलयोजित रूप में कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देगी, ठीक है। लाल मृदा लोह ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। क्यों होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। इसी को रेगुर मृदा भी बोला जाता है, या काली कपासी मृदा भी इसे बोलते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। कहां पे सबसे ज्यादा? गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 131। लाल और पीली मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है बताइए। चलिए देखते हैं पहला क्या है। ये मृदाएं दक्कन के पठार के पश्चिम में रवेदार आग्नेय चट्टान पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित हुई है। पश्चिम में नहीं, पूर्व और दक्षिण में आपका रवेदार आग्नेय चट्टान के रूप में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित हुई है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलती हो गया, अगर पूर्व और दक्षिण रहता तो सही हो जाता। इन मृदाओं का लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा की वजह से हुआ है। क्या लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा की वजह से हुआ है? अभी तुरंत बताया है ना। हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, इस सब जगह पे ज्यादा है। गुजरात में कपास उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली है, ऐसा हम बोले हैं, ठीक है। चलिए, लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा की वजह से नहीं होता है, ये भी गलत है। लाल रंग आपको बताए क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की वजह से होता है। बाकी पीला रंग भी आपको बता दिए। अगर लाल मिट्टी जलयोजित रूप में है तो वो कैसी दिखाई देगी? पीली दिखाई देगी, ठीक है। और कहां पर? आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, ये जो मुख्यतः आपको दिखेगा कहां पे? आंध्र प्रदेश यानी पूर्वी तट वाला जो इलाका है वहां पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, छोटा नागपुर का पठार, उसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। तो कौन सा कथन सही है? ना एक सही है, ना दो सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? गोदावरी, चिनाब, दामोदर, किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट। अच्छा, गोदावरी नदी पर कौन सा परियोजना है? पोंचमपाद परियोजना। कौन सा? पोंचमपाद परियोजना। किस नदी पर है? पोंचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर ही स्थित है, ठीक है।
चलिए चिनाब नदी पर बताइए। सलाल प्रोजेक्ट, दुल्हस्ती, बगलिहार, सतलज, दुल्हस्ती, बगलिहार और सतलज। दुल्हस्ती, दुल्हस्ती, बगलिहार, बगलिहार, बगलिहार और सतलज परियोजना। सतलज नदी नहीं, सतलज परियोजना अलग है। सतलज परियोजना, सलाल प्रोजेक्ट, ये सभी किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। दुल्हस्ती, दुल्हस्ती, बगलिहार, सलाल और सतलज, ये सभी कहां पर? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर ही स्थित है। चिनाब नदी पर ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है। सरहिंद नहर परियोजना, सरहिंद, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना भी है। ठीक है, चलिए भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, बहुत सारा है। आगे चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 133। 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन 1950 में जो स्टार्ट किया था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। आंध्र प्रदेश के कहां से? पोचमपल्ली गांव से शुरुआत किया था। पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन 1950 में शुरुआत किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, चलिए, इसमें वैसे जमींदार से जमीन लिया जाता था जिनके पास जमीन आवश्यकता से बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था कि वो अपनी जमीनों को दान में दे दे जिनके पास नहीं है। ठीक है, तो भूदान आंदोलन 1950 में विनोबा भावे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 134। लोकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से, नदी अपरदन से, भूकंप से या किससे है? इस सभी का जो संबंध है वो ज्वालामुखी से है। किससे है? ज्वालामुखी से इस सभी का संबंध है। चलिए, ज्वालामुखी से संबंध है ऐसा हम बताएं तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर इसकी बात करें, लोकोलिथ की बात करें, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मेग्मा होता है, मेग्मा, ठीक है, वो मेग्मा अगर ऊपर की तरफ, मेग्मा अगर ऊपर की तरफ गुंबदाकार या छतरीनुमा आकृति में बन जाता है, ऊपर की तरफ बहुत बड़े गुंबदाकार आकृति में बन जाता है, तो उसको लेकोलिथ बोलते हैं। और जब अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ वही मेग्मा ठंडा होकर गुंबदाकार की आकृति बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक है, दोनों को अच्छे से समझिए, लेकोलिथ और बैथोलिथ क्या है। मेग्मा, मेग्मा जब ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर गुंबदाकार आकृति में, गुंबदा आकार आकृति में बना लेता है। ठीक है, या छतरीनुमा भी आप देखेंगे, छतरीनुमा बड़ा सा दिखता है तो वो क्या कहलाता है? लोकोलिथ कहलाता है। और यही मेग्मा नीचे की ओर, यही मेग्मा नीचे की ओर जब गुंबदाकार आकृति बनाता है, गुंबदाकार आकृति बनाता है तो वो क्या कहलाता है? बैथोलिथ कहलाता है। क्या कहलाता है? बैथोलिथ कहलाता है। क्लियर है? और छोटे छोटे जो बैथोलिथ होते हैं उसको स्टॉक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान कौन होता है? बैथोलिथ ही होता है, जो कि ग्रेनाइट प्रकार का होता है। ठीक है, छोटे छोटे बैथोलिथ यानी छोटे छोटे जो नीचे में मेग्मा की जमने से छोटे छोटे गुंबद के आकार की आकृति बनते हैं, उसी को स्टॉक कहते हैं। चलिए, छोटे छोटे आकार वाले क्या कहलाते हैं? बैथोलिथ। छोटे छोटे आकार वाले बैथोलिथ को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। स्टॉक कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान होता है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान प्रमुखतः ग्रेनाइट इसमें पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक और आकृति होता है जिसमें कि
तस्तरी नुमा आकृति होती है उसको लैपोलिथ कहते हैं, ठीक है। जब मेग्मा तस्तरी नुमा आकृति बनाता है तो उसको लैपोलिथ कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, लैपोलिथ, ठीक है। जब मेग्मा तस्तरी नुमा आकृति बनाता है, तस्तरी नुमा आकृति बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लैपोलिथ बोलते हैं। जब ऊपर की तरफ गुंबदाकार आकृति बनता है उसको बैथोलिथ बोलते हैं। जब नीचे की तरफ गुंबदाकार आकृति बनता है तो उसको बैथोलिथ कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। कौन सा कथन जलगर्तिका को परिभाषित करता है, जलगर्तिका को परिभाषित करता है, ये बताना है। जलगर्तिका, चलिए देखिए, नदी निक्षेपित बाढ़ के मैदान में लंबवत अपर्दन, नहीं, पहाड़ी क्षेत्र के नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़ों का गर्तों में फंसकर गोलाकार घूमना। हम इसको समझाए थे, हम इसको कल भी समझाए हैं। जलगर्तिका क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में जो नदी होता है, ठीक है, इसको समझिए। पहाड़ी क्षेत्र में जो नदी होता है उस नदी के अंदर, गर्त में अंदर, ठीक है, छोटे छोटे जो चट्टान के टुकड़े होते हैं वो फंसकर वहीं पे गोल गोल घूमने लगते हैं, वही कहलाता है जलगर्तिका, ठीक है ना। पहाड़ी क्षेत्र में नदी तल में यानी नदी के अंदर वाले हिस्सों में अपर्दित छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों का फंसकर घूमना, वहीं पर घूमते रहना क्या कहलाता है, जलगर्तिका कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 136। बिहार के मैदानी भाग में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है, उसकी रफ्तार कितनी होती है, बताइए। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा लू की रफ्तार होती है। जो गर्म हवा है, लू कैसी हवा है, गर्म हवा है। एक 136 का आंसर क्या हुआ आपका, सी सही आंसर हो गया, सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। गत यानी पिछले 5 वर्षों में 2018, 19, 22, 23 बिहार में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन ने राज्यों के कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसतन कितना योगदान दिया है। यानी पिछले 5 वर्षों में बिहार में वानिकी और काष्ठ उत्पादन ने राज्य में कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद, कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औसतन कितना योगदान दिया है ये बताना है। 8%, 12%, 6%, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं, कितना योगदान दिया गया है। तो ये योगदान जो है ये आपका 8% दिया गया है। कितना, 8% योगदान दिया गया है। चलिए तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए। बंगाल में नार्वेस्टर बोला जाता है, बंगाल और असम में चलने वाली हवा को नार्वेस्टर बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में कालबैसाखी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 138। बिहार में जोतों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का था कितना, 69%, 90%, 67%, कितना। बिहार में जोतों का आकार, ये सब वन लाइनर है, इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है, एक डाटा की तरह याद रखना है इसको। ये आपका कितना, 69%, कितना, 69% आपका सही आंसर हो जाएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना था जोतों का, तो 69%। आगे क्वेश्चन नंबर 139। बिहार चतुर्थ कृषि रोड मैप में 2028 तक कितना दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 138।
139 है, हाँ 139। चतुर्थ कृषि रोड मैप में 2028 तक कितना दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 12,118.5 हजार मीट्रिक टन, 20,188.2 हजार मीट्रिक टन, 15,990 हजार मीट्रिक टन। कितना? 15,990 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, बिहार में कहां पायराइट्स, फास्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है? बंजारी में, रीगा में, अमझौर में, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमझौर में है। कहां पे है? अमझौर में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अमझौर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तेल सोदा कारखाना बरौनी में है। ठीक है, फर्टिलाइजर कंपनी कहाँ है ये आपको बताना है, फर्टिलाइजर कंपनी कहाँ है ये बताना है। कालीन उद्योग के लिए फेमस कौन सा है? औरंगाबाद का ओबड़ा, औरंगाबाद का ओबड़ा, ओबड़ा जो कहाँ पड़ता है? ओबड़ा कहाँ? औरंगाबाद में पड़ता है। ये किसके लिए फेमस है? ये आपका कालीन उद्योग के लिए फेमस है, कालीन उद्योग के लिए फेमस है। इसके अलावा आपका प्लाईवुड के लिए, प्लाईवुड उद्योग के लिए कौन सा जगह फेमस है? हाजीपुर। कौन सा? हाजीपुर जो है प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है। सूती वस्त्र के लिए कौन सा? सूती वस्त्र के लिए कौन सा? भागलपुर फेमस है। कौन? भागलपुर सूती वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? भागलपुर को ही, सिल्क सिटी भी भागलपुर को ही कहा जाता है। सिल्क सिटी किसे? भागलपुर को कहा जाता है। आंसर क्या हुआ? 140 का आंसर हो गया सी, सही आंसर हो गया। 141, भारत की आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि के बारे में कल भी बताए हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण, चलिए देखते हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत सही कथन पूछा है। ठीक है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्य की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि संरक्षण वाला जो जगह है वो कौन सा है? वो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल जहां पर सुंदरवन पाया जाता है। चलिए, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल, तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। ये आपका गलत है। तो कौन सा सही है? सिर्फ और सिर्फ एक सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक सही आंसर हो जाएगा। बाकी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसको कि वेटलैंड डे भी बोलते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। कौन सा? रामसर कन्वेंशन आपका आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, रामसर सम्मेलन। रामसर कहाँ है? रामसर ईरान में स्थित है। रामसर कहाँ? ईरान में स्थित है। रामसर ईरान में स्थित है। आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ए। क्लियर है? आगे चले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 142, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास, परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। एजेंडा 21 जो है ये सतत विकास से संबंधित है। किससे? सतत विकास से एजेंडा 21 संबंधित है। अगर एजेंडा 21 की बात करें तो एजेंडा 21 जो है ये रियो सम्मेलन जो ब्राजील में हुआ था, रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, जिसको कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में हुआ था। उसी में आपका एजेंडा 21 दिया गया था। एजेंडा 21 उसी में दिया गया था। ठीक है, चलिए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 2002 में हुआ था। कहां पे? जोहान्सबर्ग में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहां? जोहान्सबर्ग में
चलिए, कहाँ पे रियो सम्मेलन, आपका एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो सम्मेलन से संबंधित है। रियो सम्मेलन से संबंधित है। कहाँ हुआ था? ब्राजील, ब्राजील में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। इसी को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। कब हुआ? 1992 में हुआ था। कब? 1992 में ये आयोजित हुआ था। चलिए, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में, वो भी लिख लीजिए। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आंसर क्या हुआ? 142 का ए सही आंसर हो गया, ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। सूची 1 संस्था है और सूची 2 में स्थान है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 143, क्वेश्चन नंबर 143। चलिए देखिए, पोषण का राष्ट्रीय संस्था हैदराबाद, कहां पे? हैदराबाद में। वन्यजीव संस्था आपको याद हो गया होगा अब तक, देहरादून में। ठीक है, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्था जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में। तो ए का क्या हुआ? 4, बी का देहरादून वन्यजीव संस्था, आयुर्वेद का जयपुर 2, 1, 4, 3, 2, 1 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस आपका कहाँ है? पुणे में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? पुणे में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ? पुणे में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी बहुत सारा है आपका, बहुत सारा है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? सी सही आंसर हो गया। आलू अनुसंधान शिमला में है, आलू अनुसंधान शिमला में है। गन्ना कोयम्बटूर में है, तंबाकू राजमुंदरी में है। ये सभी लिखिएगा तो लिख लीजिए। आलू अनुसंधान शिमला में, आलू शिमला में स्थित है। ठीक है, तंबाकू राजमुंदरी में, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। गन्ना कोयम्बटूर। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 144। दिवस है और दिनांक है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए, पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अब विश्व नगर दिवस की बात करें तो 31 अक्टूबर को, नगर दिवस 31 अक्टूबर, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है तो लिख लेंगे 31 अक्टूबर को नगर दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई को। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस कब? 4 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड डे आपको बता दिए कब? 2 फरवरी को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। ठीक है, चलिए उसके अलावा वन्यजीव दिवस 3 मार्च, वानिकी दिवस 21 मार्च, वन्यजीव 3 मार्च को वन्यजीव दिवस। वानिकी 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाते हैं, 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण डे मनाते हैं, ओजोन संरक्षण डे मनाते हैं। और 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है, खाद्य दिवस।
तो आंसर क्या होगा, कोई तो मैच कर ही नहीं रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 145, कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, फसली भूमि, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए क्या कहता है, मानव जनित यानी कृत्रिम तरीके से, जल तंत्र प्राकृतिक तरीके से है, घास का मैदान प्राकृतिक तरीके से, लेकिन जो फसल लगाया जाता है ये मानव लगाता है और ये कृत्रिम जीवोम हो जाएगा यानी मानव जनित जीवोम हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ इसका, सी सही आंसर हो गया, सी। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146, किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। मेगा डाइवर्स देश किसको कहते हैं? जहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है उसे मेगा डाइवर्स देश कहते हैं। ठीक है, जहां की जैव विविधता ज्यादा होती है, मेगा डाइवर्स, जैव विविधता जहां ज्यादा होता है वो मेगा डाइवर्स क्षेत्र में आ जाता है। टोटल कितने देश अब तक घोषित हो चुके हैं? 17 देश जो है मेगा डाइवर्स देश में घोषित हो चुके हैं। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है, अपना भारत है, चीन है, ठीक है, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, ये सब है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ये सही आंसर हो जाएगा बी। भारत भी शामिल है इसमें, चीन भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है, मेडागास्कर भी है, ब्राजील भी है, टोटल 17 देश इसमें शामिल है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, तीस्ता नदी के बारे में दिया गया है 3 कथन, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तीस्ता नदी के बारे में 3 कथन दिया गया, बताइए। अच्छा, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 147 का आंसर करेंगे, क्या होगा? पहला है, यह तिब्बत में एक ग्लेशियर झील खांगचुंग छो से निकलती है। बिल्कुल गलत है, ये पाहुनड़ी एक जगह है, ठीक है, और खेमू ग्लेशियर है। ठीक है, पाहुनड़ी और खेमू ग्लेशियर से निकलती है, खेमू ग्लेशियर से, जो कि आपका पाहुनड़ी में पड़ता है। पाहुनड़ी खेमू ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। यह केवल, ये क्या हो गया, गलत हो गया, यह केवल सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। बिल्कुल सही है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। रंगीत नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ये दोनों कथन आपका सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। आंसर हो गया सी। बाकी तीस्ता की और भी सहायक नदी है, जैसे रंगपो है, रानी खोला है, कनक नदी है, तालुंग है, ये सब तीस्ता की सहायक नदी है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 148, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात की गई है, बताइए क्वेश्चन नंबर 148 का क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र तीव्र तूफान वाला क्षेत्र होता है जहां हवा की गति सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, भूमि की सतह के साथ बढ़ते घर्षण के कारण चक्रवात जमीन पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बिल्कुल सही है, जहां पर उठता है ये चक्रवात वहां ज्यादा होता है, जैसे ही भूमि के सतह की तरफ जाता है धीरे धीरे कम होने लगता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकतर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच महासागरों में विकसित होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय एरिया में आता है, जैसे ये विषुवतीय रेखा है, ठीक है, उसके बाद ऊपर में आपका कर्क रेखा और नीचे नीचे मकर रेखा, ठीक है, ये कर्क और ये मकर रेखा होता है। इसी के बीच में ये जो एरिया है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहीं पे उठता है, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उठता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर हम चक्रवात की बात करें तो चक्रवात के केंद्र में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में, चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब होता है? निम्न दाब। सिर्फ चक्रवात की बात करें तो चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब? निम्न दाब होता है, निम्न दाब। वहीं प्रति चक्रवात की बात करेंगे, प्रति चक्रवात की बात करेंगे तो प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होगा, उच्च दाब होगा, ठीक है। अच्छा,
एक क्वेश्चन और बनता है कि चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, जस्ट इसके अपोजिट प्रति चक्रवात चलता है। चलिए, तो 3 गलत है, इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है। 1 और 2 सही है, 1 और 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी आंसर क्या होगा आपका सी, सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। कौन सा समूह राजस्थान में पर्वत शिखर का उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम को दर्शाता है। राजस्थान में पूछा गया है, 149 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, यही इसका सही आंसर होगा, शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। इसके अलावा राजस्थान में जो मुख्य है वो कौन है, अरावली है, जिसके वजह से अरावली समानांतर पड़ता है। ठीक है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है उसके समानांतर ये पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, और ये मरुस्थल बना हुआ है। यहाँ की जमीन जो है मरुस्थल हो जाती है, यहाँ पानी की कमी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 जो कि ज्योग्राफी का लास्ट है आपका। वायुमंडलीय गैस के बारे में दिया गया है, आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है। आर्गन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, सभी को पता है, 78.8% पाया जाता है, 78%। ऑक्सीजन 21%, यानी हम कह सकते हैं 20.9%, है ना। ऑक्सीजन 20.9%, यानी लगभग 21%। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है, और आर्गन आपका 0.93% है। ठीक है, 0.93% आर्गन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.06% आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, चलिए तो अब बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 150 का आंसर क्या हो जाएगा, 0.0, हाँ 3.6, सॉरी 3 यहाँ पे छूट गया, 3.6 0.036%। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आपका कौन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आपका आर्गन, और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो गया सी। ठीक है, इसके अलावा हीलियम भी पाया जाता है, नियोन भी पाया जाता है। नियोन 0.002% पाया जाता है। ठीक है, नियोन की बात करेंगे, नियोन कितना, 0.002% पाया जाता है। उसके बाद हीलियम कितना पाया जाता है, 0.005% हीलियम पाया जाता है। तो आंसर क्या हुआ, सी, सही आंसर हो गया, सी सही आंसर हो गया। इसके साथ ही ज्योग्राफी का डिस्कशन आपका समाप्त होता है।